हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग काव्य में एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पंचवटी और इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। आप सभी इनके नाम से परिचित होंगे क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी एक राष्ट्रवादी कवि थे। इन्होंने काव्य में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है तथा साथ ही वीर रस की प्रधानता वाले काव्यों का सृजन किया है, उत्कृष्ट काव्यों की रचना भी की है। ओके, तो हम देखते हैं पंचवटी शीर्षक में इन्होंने किस प्रसंग को बताया है। तो अगर आप पहले व्याख्या करने जा रहे हैं उससे पहले आप बहुत सुंदर सा एक संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे और तब व्याख्या करेंगे। संदर्भ लिखने के पहले जो भी है आप उसमें हेडिंग डालेंगे। जो व्याख्या करने जा रहे हैं उसका आद्योपांत लिखेंगे, यानी पहला शब्द और दूसरा। मैंने इसमें दो छंदों को लिया है और दोनों में लगभग प्रकृति की बात है, तो दोनों का हम चित्रण एक साथ ही कर रहे हैं। तो पहला शब्द आप लिखेंगे चारु से लेकर दर, और उसके बाद हेडिंग आप साइड हेडिंग डालेंगे संदर्भ। तो संदर्भ मैं बताने जा रही हूँ, इसमें आप लिखेंगे कि श्रृंगार तथा वीर रस से परिपूर्ण काव्यों का सृजन करने वाले राष्ट्रवादी कवि कविवर मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पंचवटी शीर्षक से उद्धृत है। इसमें आपकी पूरी बात आ गई। अब आप प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी की अनुपम सुंदरता का मनोरम चित्रण किया है। ओके, क्लियर हो गया। प्रसंग को देखते ही बात समझ में आ जानी चाहिए कि इसमें क्या बात कही गई है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसकी व्याख्या। तो इसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी, जैसे कि इसके नाम से विदित हो रहा है, शीर्षक से पता चल रहा है कि पंचवटी की सुंदरता का वर्णन है। ये उस समय का प्रसंग है जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वन में जाकर कुटिया बनाते हैं। पंचवटी नामक स्थान पर 5 वृक्षों के बीच में एक सुंदर सी कुटी का निर्माण करते हैं। उसी के प्राकृतिक सौंदर्य का यहाँ पर चित्रण किया गया है। कवि कहते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कहा है चारु मीन सुंदर, सुंदर चंद्रमा की चंचल सी किरणें जल और थल दोनों में मानो क्रीड़ा कर रही है। क्यों कह रहे हैं कि चंद्रमा की चांदनी जब धरती पे पड़ती है तो वो भेदभाव नहीं करती कि धरती पे जाना है या नदी में पड़ना है या तालाब में पड़ना है। तो इसलिए इन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि सुंदर चंद्रमा की चंचल सी जो चांदनी है, उसी चांदनी की किरणें धरती और जल में दोनों में पड़ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो खेल रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। बच्चों, यहाँ पे मानवीकरण हुआ है क्योंकि किसी भी प्राकृतिक हाव भाव में यदि मानवीय समानता की जाती है, मानवीय हाव भावों की समानता की जाती है, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि मानवीकरण अलंकार होगा। तो कह रहे हैं कि स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी रूपी चादर धरती से लेकर आकाश तक बिछी हुई है। यहाँ पे मानवीकरण है क्योंकि चादर बिछाना ये जो है मानवीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे अवन मीन्स धरती, अंबर मीन्स आकाश। धरती से लेकर आकाश तक या आकाश से लेकर धरती तक बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। क्या कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि इस समय रात का शांत वातावरण है, धरती पर जो घास है, तृण मतलब घास, घास जो छाई हुई है उसकी हरियाली ऐसी सुंदर अप्रतिम सी प्रतीत हो रही है कि मानो वो हरियाली वाली घास भी अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। क्यों? क्योंकि रात की नीरवता में शांति होती है, शीतलता होती है, वातावरण शांत है, बहुत ही सुखद है। इसलिए इन्होंने कहा है कि मानो धरती भी अपनी प्रसन्नता को हरी हरी घास के माध्यम से प्रकट कर रही है। मानो तरु झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अंतिम लाइन में कहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, मानो तरु भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। यहाँ भी कह रहे हैं कि जो वृक्ष हिल रहे हैं वो भी मानो अपनी मन की प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हैं।
वो शीतल हवा के चलने से बहुत ही मंद पवन मतलब धीमे धीमे और शीतल हवा जो बह रही है उसके झोंकों से वृक्ष भी झूम रहे हैं, प्रसन्नता को मानो प्रकट कर रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा। इसका मैं काव्य सौंदर्य भी इसी के साथ बताई दे रही हूँ। चारुचंद है ऊपर, यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, मानो के कारण यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, भाषा इसमें खड़ी बोली होगी और यहाँ पे श्रृंगार रस है और जहाँ श्रृंगार रस होगा वहाँ माधुर्य गुण होगा, मुक्तक छंद है। और अभी इसमें आपको शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा बताने जा रहे हैं। इसके बाद आप दूसरा देखिए, दूसरे में कहा गया है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। इसमें भी प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण किया है। मैथिली शरण गुप्त जी ने कह रहे हैं कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। जब रात्रि का वातावरण होता है और प्रातः काल होने को होता है, उस समय धरती पर ओस की बहुत ही सुंदर बूंदें हमें जो दिखाई देती हैं। प्रातः काल अक्सर आप उठते होंगे तो आपको लगता होगा कि बहुत छोटी छोटी सी मोती जैसी बूंदें हैं, वो हमें दिख रही हैं, तो ऐसा लगता है कि वो ओस की बूंदें ना होकर मोती होंगी। यहाँ पे भी मानवीकरण किया गया है कि जब सारे लोग सो जाते तो उस समय वसुंधरा धरती का पर्यायवाची है, धरती शांत नहीं बैठती, वो भी अपने उस समय के क्रियाकलाप में लगी रहती है। इसके माध्यम से ये भी संदेश देना चाह रहे हैं कि प्राकृतिक क्रियाकलाप कभी भी ठहरते नहीं हैं, चाहे वो नदियों का चलना हो या पवन का बहना हो, सारे क्रियाकलाप चलते हैं। इसी वजह से दिन और रात्रि परिवर्तित होते हैं। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर और प्रातः काल होने पर सूर्य उन मोतियों को अपनी गोद में समेट लेता है। तो ये गोद में किसी चीज को लेना ये भी मानवीकरण है, या किसी वस्तु को बिखेरना ये भी मानवीय हाव भाव है। इसलिए पूरे में आप मानवीकरण अलंकार देंगे। थर्ड लाइन पे पहुंचते हैं। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम फिर उससे उसका नया रूप झलकाता है। क्या कह रहे हैं, फिर विश्राम देने वाली जो संध्या आती है उसको वो मोती कौन भेंट करके जाते हैं, जो सूर्य लेता है अपनी गोद में, उन मोतियों को जाते जाते विश्राम देने वाली संध्या को दे जाता है। यानी जब शाम होती है तो मानो सूर्य जाते जाते उन मोतियों को, ओस रूपी मोतियों को दे जाता है संध्या को। और जो विश्राम, अगर संध्या ना हो, रात्रि ना हो, तो लोग विश्राम नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद में कह रहे हैं शून्य श्याम फिर उससे उसका नया रूप झलकाता है। शून्य श्याम, काले रंग का जो आकाश है फिर से नए नए रूप में दिखाई देता है। जो काले आकाश में हमको तारे दिखते हैं, उसी के बारे में चित्रण किया है। बहुत ही सुंदर चित्रण किया है मैथिली शरण गुप्त जी ने, और कहा है कि ऐसा लगता है कि वही ओस रूपी मोती रात्रि में हमको तारों के रूप में दिखाई देने लगते हैं। तो मेरे विचार से ये क्लियर हो गया होगा। अब इसका काव्य सौंदर्य भी हम आपको बता दे रहे हैं पूरी तरह से। इसमें मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार है, वही आपका काव्य सौंदर्य रहेगा। लगभग श्रृंगार रस, माधुर्य गुण और मुक्तक छंद है इसमें श्रृंगार, और यहाँ पर शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा रहेगी। अनुप्रास और यहाँ पे रूपक और मानवीकरण अलंकार आप जरूर देंगे। ऊपर वाले में मैंने बताया था कि अनुप्रास, मानवीकरण और उत्प्रेक्षा है। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे विचार से आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।